दोस्तों, आप देख रहे हैं मास्टर टीवी। मैं हूं अयाज मोरस और आप जानते हैं मैं आपको मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में मुख्तलिफ लोगों से मिलवाता हूं। लेकिन आज की जो वीडियो है ये कोई बाकायदा इंटरव्यू नहीं था, बल्कि आज ये गुफ्तगू है। और ये गुफ्तगू इसलिए बड़ी अहम थी और मैंने इसलिए मुनासिब समझा कि इसको रिकॉर्ड किया जाए। मैं इस वक्त इस्लामाबाद में हूँ, कुछ मीटिंग्स के लिए यहाँ आया था और मेरे लिए बड़ी खुशी और शादमानी की बात है कि मुझे यहाँ इस्लामाबाद की एक मारूफ शख्सियत, अदीब और थिएटर की एक नामवर शख्सियत जनाब विलियम परवेज़ साहब, पिछली दफ़ा मैं उनसे मिला था, बड़ी मुख्तसर मुलाकात हुई थी। इस दफ़ा जब मैंने उन्हें ज़िक्र किया तो वो मुझे मिलने आए और मैंने इस मौके को गनीमत जाना और उनसे जो है वो गुफ्तगू को रिकॉर्ड करना मुनासिब समझा। इसलिए आज ये बाकायदा जो नशिस्त होती है हमारी इंटरव्यू बातों बातों में, वो नहीं है, लेकिन हम ये उस गुफ्तगू को जो है वो रिकॉर्ड करेंगे और विलियम परवेज़ साहब की ज़िंदगी, उनका जो एक्सपीरियंस है माशरे के बारे में, वो क्या सोचते हैं, किस तरह से, बड़े ही हम दोस्ताना माहौल में उनसे गुफ्तगू करेंगे। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप मिलने आए और फिर जो है वो इस मौके का हमें शर्फ देने के लिए कि हमारी गुफ्तगू जो है वो रिकॉर्ड करने के लिए। नहीं, शुक्रिया आपका कि आपने मुझे वक्त दिया है। और ख़ास तौर से क्योंकि आप जब इस्लामाबाद आते हैं तो आप बड़े बिज़ी होते हैं, आपके अपनी कोई ट्रेनिंग सेशंस ये चल रहे होते हैं, तो उसमें अगर आप हमें मौका दे रहे हैं, कोई वक्त दे रहे हैं, तो ये हमारे लिए, ख़ास तौर से मुझे ऐसे नौजवानों से मिलना बहुत अच्छा लगता है जो प्रोग्रेस कर रहे हैं, जो डे बाय डे लर्न कर रहे हैं और बिज़ी हैं और अपने आप को हर दिन एक नए चैलेंज का जो मुकाबला करते हैं। तो मुझे ये तो बहुत अच्छा लगता है ऐसे थैंक यू नौजवानों सो से मच। मिलना। नहीं, आपका बड़ापन है और मेरे लिए ये वाकई खुशी की बात है आपसे मिलना, आपसे गुफ्तगू करना और फिर गुफ्तगू रिकॉर्ड करना। तो मैं आपकी जर्नी के हवाले से जानना चाहूँगा, थोड़ा सा अपनी बचपन के बारे में बताएं, इब्तदाई तालीम और फिर जो रवायती तालीम है, जो रवायती पेशा है, उसके साथ साथ जो आपका थिएटर है, ये जो आर्ट से मोहब्बत है आपकी, इल्म व अदब से, ये कैसे परवान चढ़ी? मेरी जो इब्तदाई है वो तो 3-4 साल की उम्र में मैं लायलपुर चला गया था। सही। तो पैदाइश लायलपुर की? नहीं, पैदाइश मेरी इधर सियालकोट सियालकोट। से आगे ना एक कस्बा आता है, उसका नाम किला सोबा सिंह है। सही। अब उसका नाम किला अहमदाबाद इन्होंने रखा है। सही। को अजीब सी इन्होंने हरकत की है, एनी हो, वो किला सोबा सिंह के नाम से सही। था। तो वहाँ मेरे ननियाल थे, सही। मेरी वालदा उधर थी, मेरे वालिद जो हैं वो उस वक्त पाकिस्तान का जो पहला यहाँ से वफद गया था यूएन के लिए आर्मी सही। का, तो मेरे वाले सब उसमें सेलेक्ट हुए थे। सही। तो वो उस वक्त अफ्रीका में थे, कांगो में। सही। तो वापस जब आए तो उन्होंने, तो तभी मेरी उनसे को मुलाकात हुई। मैं 6 माह का था उस वक्त। तो उस वक्त तब वो रिटायर हो गए आर्मी से। फिर उनकी जॉब हो गई यहाँ लायलपुर में। तो लायलपुर में फिर मैं को 3 साल का था जब इधर आया। ये मेरा बचपन था। वहीं से मैंने को दूसरी या तीसरी क्लास तक पढ़ा है लासाल हाई स्कूल में। सही। उनकी जॉब लासाल हाई स्कूल में, सही। बड़ा नामवर नामवर स्कूल। स्कूल है। सही। तो 3 साल मैंने उधर पढ़ा है। फिर हम सियालकोट आ गए। फिर 2 साल मैंने वहाँ प्राइमरी पढ़ा। फिर कोई 8वीं तक मैं डस्का हॉस्टल है सही। मिशन का, उधर मैंने तालीम हासिल की। फिर वहाँ से छोड़ के मैं सियालकोट आया, सेंट एंथोनी हाई स्कूल में पढ़ा। गो के वहाँ तब नेशनलाइज हो चुके थे स्कूल और कुछ 4-5 साल गुजर चुके थे इस वाक़या को। सही। और जो तालीम का मेयार था हमारे मिशन स्कूलों का, वो वो काफ़ी बहुत गिर चुका था। तो वो मैट्रिक नहीं कर सका था मैं। लेटर फिर मैंने कोशिश की लेकिन कर नहीं सका। तो मैं तालीम के दौरान ही मुझे बड़ा शौक़ था आर्ट का। सही। तो मैंने पेंटिंग वगैरह सीखने के लिए सिनेमा बोर्ड्स का जो है वो वहाँ सिनेमा बोर्ड बनाने सीखना शुरू कर दिए 75-76 से। सही। तो वो जब मैं कर रहा था, साथ पढ़ भी रहा था, तो उस वक्त तो मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ। फिर मुझे लगा कि ये सिनेमा बोर्ड का काम जो है इसमें बहुत जो है ना कोई सफाई नहीं रहती बंदे की, कपड़े गंदे हैं और बहुत ही वो उनका जो एक सर्कल है वो भी बड़ा ना
कोई वो ऐसा नहीं है कि जिससे आपको बड़े ना मुझको फ्रेंडली हो जाए। कपड़े गंदे होते थे, रात रात जागना, बोर्ड बनाने, ये वो। ग्रेजुअली मैंने अपने आप को शिफ्ट किया एडवर्टाइजिंग एजेंसीज में। फिर सही। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग की तरफ मैं गया। 82 में मैं इस्लामाबाद में आके तो एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी थी, उसको ज्वाइन किया। लेकिन मुझे लगा कि मुझे जो वहाँ मैंने सीखा है ये उससे बहुत आगे की चीज़ है। तो 1 साल मैंने वहाँ काम किया। फिर मैं एक प्रिंटिंग प्रेस में चला गया, वहाँ पर मैंने 6-7 माह काम किया। फिर मैं वापस सियालकोट गया, तो वहाँ पर एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे, ग्राफिक डिज़ाइनर के, फ़ोटोग्राफ़र भी थे। तो उनसे फिर 1.5 साल मैंने उनके साथ लगाया। 84 की बात है। 85 में फिर मैं आया वापस इस्लामाबाद। सही। तो 85 से ऑनवर्ड फिर मैं 2003 तक एडवर्टाइजिंग एजेंसी से रहा। एक मैं इसमें ज़रा थोड़ा सा वाक़या शेयर कर दूं। 82 में जब मैं यहाँ इस्लामाबाद में एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम कर रहा था, तो मुझे काम की इतनी वो नहीं थी, क्योंकि ये कुछ आगे की बात थी। जो मैंने सीखा था वो थोड़ा इतना ज़्यादा मुझे उसकी सेंस नहीं थी। तो कोई मेरा ख़्याल है 3 या 4 महीने तक उसने, जो उसका ओनर था, उसने बर्दाश्त किया। तो एक दिन उसने कहा कि आप जाओ, छोड़ दो आप। तो मैं वापस आया ऑफिस से, तो उसकी बाहर सीढ़ियाँ थी। तो दरवाज़े पे खड़े होके तो मैंने उससे न ऐसे करके उस दरवाज़े को और अंदर ऑफिस को देखा, और मैंने कहा कि एक दिन मैं इसी ऑफिस में फिर आऊँगा। सही। मैंने ऐसे ही कहा, मेरे दिल से निकला या कुदरत ने डाला या जैसे भी। सही। फिर मैं जब वापस आया 85 में, तो मैंने ज्वाइन किया एक सासा एडवर्टाइजिंग एजेंसी थी, उस वक्त बहुत बड़ी नामवर था वो। वहाँ मैंने काम किया। फिर मैं ओरिएंट एडवर्टाइजिंग में चला गया। ओरिएंट एडवर्टाइजिंग उस वक्त पाकिस्तान की नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन समझी जाती थी। 3.5 साल मैंने काम किया। 3.5 साल के बाद मेरा एक दोस्त था जो सासा में था, उसने उसी ऑफिस को ज्वाइन किया जहाँ से मैं छोड़ के गया था, जहाँ मुझे उन्होंने कहा था आप चले जाओ। तो मैं वापस उससे मिलने आया, तो वही बंदा था, वही ओनर। उसने कहा परवेज़ किधर हो तुम? मैंने कहा जी मैं ओरिएंट एडवर्टाइजिंग में हूँ। यार मुझे को बंदा चाहिए। तो मैंने कहा जी मैं उधर काम कर रहा हूँ, तो तुम आ जाओ। मैंने कहा मैं इतने पैसे ले रहा हूँ उधर, मैं इतने पैसे लूँगा। उस वक्त अयाज साहब वो जो सैलरी थी ना, यानी 87 या 88 की बात है, उस वक्त मैंने कहा मैं 3,500 लूँगा। 3,500 उस वक्त बड़ी सैलरी थी। तो उसने कहा मैं दे दूँगा, तुम आ जाओ। तो कब ज्वाइन करें? मैंने कहा मैं पहले से ज्वाइन कर सकता हूँ। मैं आया, मेरे जहन में निकल गया हुआ था। वहाँ मैंने एक महीने के बाद मेरे जहन में आया कि यार मैंने इसी दरवाज़े में खड़े होके तो कभी कहा था कि मैं फिर वापस आऊँगा। वो मालिक जो उस वक्त मेरी, जैसे आप कहो कि कोई भी लेवल बेइज्जती का हो सकता है ना, जो निचला लेवल आप वो कह लो कि वो इस और मैं रोज़ाना बाइबल पढ़नी, दुआ करनी कि मैं बेहतर हो जाऊं, या कोई खुदा से दुआ करनी, कुछ भी नहीं हुआ। 89 में या 87 या 88 में मैंने आके फिर उसको ज्वाइन किया। महीने 2 के बाद मुझे याद आया कि यार मैंने इसी दरवाजे पे खड़े होके कहा था कि मैं फिर इधर वापस आऊँगा। फिर मैंने वहाँ पे 5 साल काम किया। और वो ऐसा बंदा था याद साहब कि उसके पास इस्लामाबाद के जितने बड़े बड़े डिज़ाइनर थे, वो कानों को हाथ लगाते थे कि इमरान मलिक के पास हम नहीं काम करना। क्योंकि वो काम जब लेता था बंदे से, और मैंने 5 साल काम किया, वो ऐसे था कि मैंने अगर घूर के देख लिया ना, तो उसने अच्छा ठीक है, अच्छा चलो कर लो, जैसे भी करो मुझे फिर बता देना।
उसको ये हो गया क्योंकि मैंने फिर काम इस तरह का किया। तो एक ये मेरी जो ज़िंदगी का ना जो आप कह रहे हैं, एक ये बड़ा वाक़या है जिसे मैं अभी भी तक सही, बहुत ज़बरदस्त। इसके अलावा जो फिर आपकी ज़िंदगी की पहचान बनी, अगर मैं सही कह रहा हूँ, वो थिएटर बना। तो ये कैसे थिएटर की तरफ कैसे आए? इसके लिए आपने ड्रामे भी लिखे, बड़े फनकारों के साथ, जो स्टेज के अदाकार हैं उनके साथ काम भी किया, उनको डायरेक्ट भी किया। इस तरफ कैसे शिफ्ट हुआ, ये कैसे आना हुआ इस तरफ? थिएटर की तरफ हादसाती तौर पे मैं आया। मुझे नहीं पता था कि मैं थिएटर का राइटर बन सकता हूँ या मैं राइटर भी हूँ। सही। हम यहाँ ना, जब मैं 85 में आया था तो एक दिन मैं ना इधर आपारा में सही। इतवार बाज़ार, जो उस वक्त जुमा बाज़ार इसे कहते थे, तो मैं ऐसे ही वो घूम रहा था, सर्दियों के दिन थे। तो सियालकोट में एक मेरा पुराना दोस्त था जिसके साथ हम क्वायर का ना, सियालकोट में जितने दिन मैं रहा तो हमने क्वायर का चलाई। क्वायर से ये होता था कि क्रिसमस पे, ईस्टर पे, ख़ास तौर से क्रिसमस पे हम कोई 10-12 दिन के लिए मुख्तलिफ गाँव में जाना और वो क्वायर ने जाके गाना, जैसे नॉर्मली तो रात को जाते थे जी। और वो गाते थे, फिर वो घरों से पैसे इकट्ठे करने ये वो। तो वो क्वायर का हमारा एक लीडर था, वो इधर आया हुआ था। तो वो मुझे मिल गया, और तुम किधर आए? मैंने कहा मैंने अब इधर ज्वाइन कर लिया। अच्छा। उसने कहा हम यहाँ फातिमा चर्च है F8 में, तो उधर प्ले कर रहे हैं, तो तुम आओ। क्योंकि उस वक्त मैंने उसके साथ एक प्ले ना छोटा मोटा किया, एक्ट किया हुआ था, तो तब तो मुझे पता भी नहीं था थिएटर होता क्या, ड्रामा क्या है, ये वो। तो उसे ये था कि एक्ट कर सकता है। मैं गया तो तब तक ना वो स्टेज 2 दिन में परफॉर्म होना था। तो उन्होंने कहा अब इसकी कास्ट तो मुकम्मल होगी है, लेकिन आप इसमें शामिल हो जाएं किसी तरह से भी। खैर मैं वो आ गया, तो फिर उस ग्रुप का मैं हिस्सा बन गया। अब ग्रेजुअली वो ग्रुप में मेरी जगह बनती। अगले साल फिर एक प्ले हुआ तो उसमें मुझे लीडिंग रोल मिला, और उस प्ले को फिर मैंने डायरेक्ट किया 1 साल के बाद ही, कि उन्होंने कहा जी आप डायरेक्ट इसको करें। वो रोशनी के नाम से प्ले था। आपको याद होगा कि सुबह सादक हमारे बड़े एक राइटर थे, उनके प्लेज होते थे। एक उनका कत्ल यूहन्ना के नाम था, फिर सुबह सादक। ये सुबह सादक जो था ना, ये हम उस वक्त रोशनी जो नाम रोशनी के नाम से प्ले था, तो ये था उसी यूहन्ना का जो कत्ल वगैरह ये इस तरह होते। खैर वो प्ले मैंने डायरेक्ट किया, तो हमने फिर प्रोग्राम करने शुरू किए। प्रोग्राम्स में अब ये होता था कि छोटे छोटे स्किट्स जो करने हैं ना, वो फिर मेरी जिम्मेदारी थी, मैंने लिखने हैं। अब वो लिखते लिखते ना प्रैक्टिस हो गई। तो हम एक प्ले हमने सोचा कि क्रिसमस पे प्ले किया जाए। तो यहाँ के जो पिंडी इस्लामाबाद के बड़े क्रिश्चियन राइटर्स थे, हमने उनको अप्रोच किया कि हमें एक प्ले लिख के दें। अब उन्होंने इतना हमें जलील किया, इतना ख़राब किया कि हमें प्ले नहीं मिल रहा और क्रिसमस सर पे आया हुआ है। तो मुझे दोस्तों ने कहा कि विलियम साहब आप स्किट तो लिखने हैं 15 मिनट का, आप समझिए आप 1 घंटे का स्किट लिख रहे हैं, तो आप प्ले लिखते हैं। तो हमने ये तय किया कि हम जो भी प्ले क्रिसमस का लिखेंगे उसको हम बाइब्लिकल स्टोरी पे नहीं बेस करेंगे, हम सोशल स्टोरीज लेंगे। तो वो फिर हमने सोशल स्टोरीज़ पे पहला प्ले लिखा मैंने, वीरान चरनी के नाम से। उस पर बड़ा कंट्रोवर्शियल भी हुआ, शोर भी मचाइए, वो बहुत सारे लोगों ने एतराज़ भी किया, लेकिन उस वक्त लोग अग्रेसिव नहीं होते थे। तो खैर वो प्ले पसंद बड़ा किया गया। नेक्स्ट फिर हमने दोबारा जो है वो ईस्टर पे प्ले किया, वो भी बहुत अच्छा। फिर अगला क्रिसमस आ गया, फिर हमने प्ले किया, फिर अगला क्रिसमस आ गया। ग्रेजुअली उससे जो मुझे फ़ायदा हुआ कि हमने, क्योंकि वो सोशल स्टोरीज़ लेते थे समाजी, तो मेरी जो कहानी थी, जो करैक्टर थे, वो बड़े मज़बूत होना शुरू हो गए। यानी मेरे जहन में जो कहानी बुनी जाती थी वो बड़ी मज़बूत होती थी और उसके करैक्टर बड़े स्ट्रांग होते थे। फिर जो यहाँ पर थे महबूब सदा और जोसेफ जावेद और विक्टर शाद वगैरह, ये बड़े नाम थे, ये हमारे उस वक्त उस्ताद थे, मेंटोर्स थे। इन्होंने कहा कि जी आप कोई इसके अलावा भी प्ले लिखें।
मैंने फिर एक प्ले लिखा सांजिया लाशा के नाम से, सही। और मैंने फिर मीनवाइल अदब पढ़ना शुरू कर दिया। और उस ज़माने में फिर मैंने 400-500 के करीब मैंने किताबें 2 सालों में ही ख़रीद ली और पढ़ भी ली। यानी जितने भी बड़े राइटर्स थे उन सब को मैंने पढ़ लिया। और मीनवाइल मैंने फिर अपने एजुकेशन को रिवाइव किया और मैंने मैट्रिक फिर उस वक्त किया, सही। फिर मैंने एफए किया, फिर बीए में दाखिला ले लिया, सही। तो किताबें पढ़ना शुरू कर दी। सही। तो मुझे जो है ना वो थोड़ा समझ आई कि इनफैक्ट जो लिखना है वो क्या है। और मुझे खुद नहीं मालूम था कि मेरे अंदर कोई एक राइटर का भी जो है वो स्टफ़ या इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं। तो जब मैंने वो फिर सांजिया लाशा लिखा, सांजिया लाशा बेसिकली था जो हमारा इंडिपेंडेंस डे होता है उसके हवाले से था, और वो बड़ा सिंबॉलिक प्ले था। लाशें वो थी जो मैंने नाम इसलिए लिखा कि ये हमारी मुश्तरका लाशें हैं, सांजिया लाशा ने, यानी उसमें ज़मीर था, उसमें अखलाक था, उसमें सकाफ़त थी, उसमें इज़्ज़त थी, और ये चारों मुर्दा थे। ज़मीर भी मुर्दा था, अखलाक भी मुर्दा था, इज़्ज़त भी मुर्दा थी, सकाफ़त भी नहीं मुर्दा थी। तो ये सारे करैक्टर जो हैं वो आके अपना बयान करते हैं कि हमें क्यों मुर्दा किया गया है, हम क्यों मुर्दा हैं 14 अगस्त वाले दिन। तो वो आइडिया इस तरह का यूनिक था कि लोगों को लगा कि अच्छा यार इसमें तो अच्छे खासे राइटर का जो है वो, इसके अंदर तो एक अच्छा खासा राइटर है। सही। तो जब वो फिर बाहर के लोगों ने देखा, फिर उन्होंने मशवरा दिया कि आप जो है ना इससे बाहर निकलें चर्च से, और जो है चर्च से बाहर निकल के आप काम करें। तो फिर चर्च से बाहर निकल के हमने स्टेज वगैरह लिखने और ये शुरू कर दिए। फिर 2003 में मैंने एनजीओ सेक्टर को ज्वाइन किया। जब मैंने एनजीओ सेक्टर को ज्वाइन किया तो जो मेरी फ़िक्री तरबियत थी इनफैक्ट फिर वहाँ पे आके हुई। फिर जो मेरे प्लेस थे वो बहुत ज़्यादा ह्यूमरस बेस्ड सोशो पॉलिटिकल थे, और फिर जो भी हमारा सिनेरियो करंट सिनेरियो होता था उस पर प्लेस होते थे, और वो बहुत कंट्रोवर्शियल भी रहे। उस पर बहुत ज़्यादा मुझ पर जो है वो अटैक भी हुआ है कई बार, लेकिन वो प्लेस अपनी जगह पे मौजूद है। तो सो फार फिर ये हुआ कि 2003 से मैंने एक प्ले लिखा 2003 को अखियाँ वाले के नाम से। सही। इनफैक्ट वो फिर मेरी जो है जो बड़ा एक सिनेरियो है राइटर्स का, प्ले राइट्स का, उसमें फिर उसने पहचान बनाई। लेकिन उसके बाद भी फिर मैंने बहुत सारे प्लेस लिखे, और फिर मेरे प्लेस जो हैं वो पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट परफॉर्म हुए हैं। मुख्तलिफ़ फेस्टिवल्स में लोग लेके जाते हैं। यही जो मेरा प्ले था इसको उस्मान पीरज़ादा वहाँ लेके गए इंडिया में, एक बहुत बड़ा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का नेशनल उस्तव के नाम से थिएटर फेस्टिवल होता है जिसमें पूरी दुनिया का थिएटर आता है। तो यहाँ से फिर वो मेरा स्क्रिप्ट लेके गए अखियाँ वालों। उस्मान पीरज़ादा ने उसको डायरेक्ट किया, इमरान पीरज़ादा उसका छोटा भाई, उसके साथ मेरी ज़्यादा हुई। तो हुआ ये कि जो मेरा प्ले था 2008 का जो उनका फेस्टिवल था एनएसटी का, उसमें वो उस प्ले से इनॉग्रेशन हुई उसकी। तो ये एक अपने तौर पे उसमें नादरा बब्बर, फिर वो ख़ुद जो है अपना वो जो बब्बर साहब, क्या उनका पूरा नाम मुझे निकल गया है, राज बब्बर, और भी जो बड़े बड़े स्टेज के और थिएटर के नाम थे, वो पहले शो में वो ज़रूर होते हैं। फिर उन सारों ने देखा, उन्होंने अप्रिशिएट भी किया। मैं उस वक्त नहीं था इंडिया में, लेकिन वो सारे उन्होंने कहा कि वो राइटर किधर है,
उस्मान पीरज़ादा से, पूरी फैमिली से। उन्होंने कहा आप सारे हैं, राइटर किधर है? सही। तो उन्होंने बाद में कहा कि यार तुमने मिस किया, क्योंकि तुम्हारा बाद में बहुत पूछते रहे लोग। तो इस तरह से थिएटर में फिर ये भी हुआ कि 2013 में मंटो की 7 साला एक जश्न मनाया गया। सही। उसके 100 साल हो गए थे पैदाइश के थे। तो एक प्ले, 2 प्ले किए PNCA ने, प्लान किए कि किए जाए। तो एक प्ले उन्होंने मुझे डायरेक्शन के लिए दिया, ये नेशनल जो है हमारा पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स वाले। तो जो मेरे वाला प्ले था उसमें उन्होंने कहा कि जी इसमें जो मंटो का करैक्टर है वो कवि साहब ने परफॉर्म कर। अब कवि साहब का नाम सुन के तो मुझे थोड़ी सी हुई कि भाई इतना बड़ा आर्टिस्ट है, बिल्कुल सही। तो मैं तो उसके सामने तो कोई ऐसा नहीं हूँ। मुझे बड़ी परेशानी हुई। उन्होंने मुझे फ़ोन दे दिया कि ये कवि साहब से आप बात कर लीजिएगा। तो अब कवि साहब से मेरी ज़रूरत ना हो बात करने की, मैं छत पे टहल रहा हूँ सही। कि क्या यार अब ये तो बड़ा एक काम आ गया। तो मुझे एक फ़ोन आया अननोन नंबर से, तो मैंने वो अटेंड किया। तो वहाँ से बोले कि मैं कवि बोल रहा हूँ। तो मैंने कहा सर आप? कहते हैं हाँ यार तुम्हारा वो नंबर उन्होंने मुझे दिया कि तुम डायरेक्ट कर रहे हो, तो फिर मैं कल आ रहा हूँ। तो मैंने कहा सर मैंने आपको क्या डायरेक्ट करना है? उन्होंने कहा नहीं विलियम, मेरा क्या, मेरे लिए तो ये बड़ी बात है कि आपने मुझे फ़ोन किया। उन्होंने कहा नहीं विलियम, अगर दिलीप कुमार भी होगा तो वो भी तुम्हें फ़ोन करेगा, तुम डायरेक्टर हो। दूसरे दिन वो आए, दूसरे दिन मैं उनके होटल पे चला गया, तो स्क्रिप्ट मेरे पास भी था, उनके पास भी था। तो मैंने कहा सर मैंने आपको क्या डायरेक्ट करना है, आप इतने बड़े एक्टर हैं। उन्होंने कहा भाई ये स्क्रिप्ट पढ़ा है, ये है, मुझे कुछ पता नहीं है इसमें क्या होना है, ये तुमने मुझे बताना है कि मैंने क्या करना है। फिर मैं और भी ज़्यादा कॉन्शियस हो गया। बहरहाल फिर मैं, वो ताहिरा इमाम बहुत बड़ी आर्टिस्ट हैं, वो उसमें सफ़िया का करैक्टर कर रही थी, मंटो की बीवी का। तो मैंने कहा कि ठीक है आप ज़रा रीडिंग करें आप दोनों। फिर तो मैंने भी कहा कि ठीक है अगर मैं ही डायरेक्टर हूँ तो फिर मैं डायरेक्टर हूँ। मैंने कहा आप फिर रीडिंग करें। तो उन्होंने फिर रीडिंग की, फिर कुछ चीज़ें मैंने बताई कि भाई इनको ऐसे ऐसे हमने करना है, इस तरह से ये स्टेज पे होगा। तो वो मेरी ज़िंदगी का एक बड़ा था, वो बड़ी प्रोडक्शन थी, क्योंकि उस प्ले को, वो अरशद चहाल साहब का लिखा था, वो उस प्ले को मैंने खुद डिज़ाइन किया, फिर थोड़ा सा उसमें एडिशंस भी की। वो मेरी ज़िंदगी का फिर बड़ा प्ले था। और जब वो हो गया, इवन जब मैं उनके साथ शेयर कर रहा था कवि साहब से के साथ कि कवि साहब इसको ऐसे होना है, यहाँ लाइट होगी, ऐसे आपने आना है, ऐसे होना है, इसने ऐसे शुरू होना है, ऐसे बीच में आएगा, ऐसे एंड होना है, लाइट्स ये होंगी, साउंड ये होगा। तो वो देखता रहा बंदा मुझे। तो फिर कहता है विलियम ये जो तुम सारा कह रहे हो ये ऐसे हो जाएगा? मैंने कहा क्यों ऐसे नहीं होगा? कहते ये तो जो PNCA वाले हैं ये तो लाइट वाले ना सपोर्ट करते हैं, कोई तावन करते हैं, ना ही साउंड वाले। मैंने कहा जी ये होगा, मैं लाइट पे ही हूँगा और मैं साउंड पे ही हूँगा। तो जब हो गया तो फिर कवि साहब के बड़े अच्छे रिमार्क्स थे मेरे लिए। उन्होंने कहा कि मैंने बहुत स्टेज किया है, बहुत बहुत आला डायरेक्टर्स के साथ किया है, लेकिन आप बहुत मुनफरिद डायरेक्टर हैं। मुझे पहली बार लगा है, इवन अरशद चौहाल जिस दिन शो था उस दिन आया। अरशद चौहाल अब बड़ा नाम है और TV पे उसने बड़े बहुत बहुत अच्छे प्लेस लिखे हैं, सीरियल भी लिखी है। तो वो आया, उसने कहा कि मैंने स्क्रिप्ट मेरा ही है, लेकिन मैं ढूंढता रहा मेरा स्क्रिप्ट कहाँ है, और इवन मेरा स्क्रिप्ट का एक लफ्ज़ भी स्क्रिप्ट में से गायब नहीं था। कहता है मुझे आज अंदाज़ा हुआ है कि जो स्टेज का डायरेक्टर है वो बहुत डिफरेंट डायरेक्टर होता है। बिल्कुल सही। तो इस तरह से मेरा ये शुरू हुआ, अब ऑनवर्ड है।
बिल्कुल सही, बहुत ज़बरदस्त जर्नी रही आपकी और मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है सुनकर और मैं कहीं ना कहीं उसको अपने साथ रिलेट कर सकता हूँ। मैं क्योंकि हम गुफ्तगू को वाइंड अप करेंगे, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा मुख्तसर कि क्या वजह है कि आज हमारे यहाँ उस तरह की क्रिएटिविटी, अदब और जो माशरा है हमारा वो अदब से दूर भागता जा रहा है, और क्या कहते हैं कि नई जो डायरेक्शन है, सोच है, तख्लीक, उसमें उस तरह से काम नहीं हो रहा। आप क्या समझते हैं इस हवाले से? देखें ना, ज़माना जो है ना वो बदलता है, ज़माना वो नहीं रहता है। सही। पहले कभी आपको पता, आपके शायद ज़िंदगी में नहीं हो, लोग शमा की रोशनी में, लालटेन की रोशनी में नावल्स पढ़ते रहे हैं। सही। ये जो जासूसी डाइजेस्ट हमने खुद पढ़े हैं, स्यारा डाइजेस्ट, ये वो, ये लोग पढ़ते थे, पढ़ने का रुझान था। फिर आपको पता है कि एक वक्त ये आया था कि जो ड्रामा है वो रेडियो पे आ गया था, तो लोगों ने रेडियो पे ड्रामा सुनना शुरू कर दिया। जो पढ़ने वाला ड्रामा था वो लोगों ने सुनना शुरू कर दिया। फिर एक वक्त आया कि जो ड्रामा था वो लोगों ने टीवी पे देखना शुरू कर दिया। वो नावल खुदा की बस्ती जो लोगों ने पढ़ा हुआ था वो उन्होंने देखना शुरू कर दिया। अब टीवी जब आया तो टीवी ग्रेजुअली आगे बढ़ता रहा, लोग टीवी देखते रहे और लोग अफसाने भी पढ़ते रहे। कौन से बड़ा राइटर है जिसने टीवी पे नहीं लिखा है? या सब कोई मुझे राइटर बताएं जो बड़ा राइटर है, इंतज़ार हुसैन से लेके अहमद कासमी तक, क्योंकि मंटो तो पहले चले गए 1965 से। अहमद नदीम कासमी, इंतज़ार हुसैन, इशफाक अहमद, बानो कुदसिया, ये सारे ही थे। इन सारों ने ही टीवी पे लिखा। बहुत सारों ने अपने अफसानों को ड्रामेटाइज कर दिया। वो जो अफसाने आपने पढ़े थे वो ड्रामे की एक हकीकत, एक अफसाना, पूरी किताब है, वो सारी ड्रामेटाइज हो गई। बिल्कुल सही। तो जो अब उससे ऑनवर्ड क्या हुआ है कि वो जो आपके पास कभी आप देखते थे शादियों पे बड़ा सा कैमरा और ये वो, अब आपके इतने से हाथ, हर बंदे के हाथ में कैमरा है। बिल्कुल सही। तो जो हमारा अदब है वो अब वो सफ़र तय करता करता वो मोबाइल में सिमट गया है। अब आपको 8 मिनट की भी शॉर्ट स्टोरी मिलती है, 15 मिनट की भी शॉर्ट स्टोरी मिलती है, 1 मिनट की भी मिलती है, 1 मिनट की मिलती है, 25 मिनट की भी मिलती है, आपको 50 मिनट का भी प्ले मिलता है, आपको 1.5 घंटे की टेलीफिल्म भी मिलती है। तो अदब ने अपनी शक्लें, अपनी जहतें बदल ली हैं। इवन देन किताब छप रही है, किताब पढ़ी जा रही है, नावल पढ़ा जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया है, लेकिन जो वो पढ़ रहे थे वो उन्होंने देखना शुरू कर दिया है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त का, और हमारी गुफ्तगू बड़ी शानदार रही आपके साथ। हम फिर एक तफसीली गुफ्तगू करेंगे और मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। व्यूअर्स, इजाज़त चाहेंगे आपसे। ये जो गुफ्तगू हमारी बड़ी दिलचस्प रही और हमने विलियम परवेज़ साहब की ज़िंदगी के हवाले से कुछ जाना। इनके साथ एक मज़ीद हम गुफ्तगू करेंगे और बड़ी डिटेल गुफ्तगू उनकी ज़िंदगी और इनके काम के हवाले से। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया।